हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछली व्याकरण की वीडियो में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। आज हम करेंगे वर्ण विचार, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्याकरण के विभाग यानी कि भाषा के अंग ये 3 होते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार को हम ध्वनि विचार भी कहते हैं, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये इसके 3 अंग हैं। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य। तो सबसे पहला है वर्ण विचार। परिभाषा क्या होगी वर्ण की? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह मूल ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उनको क्रमबद्ध यानी कि सीरीज में जहां पर जिसका स्थान है वहीं पर उसको रखना, वो वर्णमाला कहलाते हैं कुल मिलाने के बाद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन आते हैं। तो हमें कैसे एक्सप्लेन करना है इसको? उच्चारण के स्थान पर अलग होते हैं और लेखन के आधार पर अलग होते हैं। तो पहला है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो होती है 45। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45। कौन कौन सी होती है? जिसमें स्वर होते हैं 10। वैसे स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन इसमें उच्चारण के स्थान पर जब पूछा जाता है तो उसमें री को काउंट हम नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। तो 10 स्वर आते हैं। उसके बाद आते हैं व्यंजन, हमारे कितने होते हैं? 33। और 2 द्विगुण होते हैं जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये कितने हो गए? 33, 2 35 और 10 45। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या हो गई 45। इसके बाद आता है लेखन के आधार पर। आप क्वेश्चन में ध्यान रखोगे कि लेखन के आधार पर पूछे गए या उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर संख्या होती है वर्णों की 52। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्वर आते हैं। स्वर अ से लेके औ तक, अ से औ तक होते हैं 11। स्वरों की संख्या 11। उच्चारण में हमने कितने लिए थे? 10, लेकिन लेखन में हम 11 लेंगे। अयोगवा, जो हम स्वरों के बाद में लिखते हैं, अंग और अह, ये संख्या में 2 होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन, जो क से म तक होते हैं, यानी कि हर वर्ग में 5 होते हैं। 5 वर्ग के अंदर कितने हो गए? 25। इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, ब, 4 ये हो गए हैं। फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, श, श और स और ह, 4 ये हो गए हैं। इसके बाद आपके आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़े हुए, यानी कि इसमें एक व्यंजन के अंदर दो दो व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, 4 ये हो गए आपके। फिर उसके बाद आपके आते हैं 2 और होते हैं द्विगुण व्यंजन, अड़ और ढ। ये ट वर्ग की लाइन में ही आते हैं। ट वाली लाइन में जो होते हैं ड और ढ होते हैं, उसके नीचे बिंदु नहीं होता। इन दोनों को हम एक्स्ट्रा गिनते हैं। तो ये कितनी होगी संख्या? 11, 2, 25, 4, 4, 4 और 2, कुल मिलाएंगे तो 52। लेखन के आधार पर संख्या हो गई इसकी 52। अब हम वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? स्वर 11। आप याद रखोगे, थोड़े बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तो भूल जाते हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। गिनती याद रहती है लेकिन उनको लिखने का क्रम नहीं पता होता कि कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले अ, आ, इसके बाद आती है दोनों ई, जिसको आप छोटी या बड़ी भी बोलते हो। उसके बाद दोनों ऊ आते हैं, जिसको ऊ और ऊ बोलते हैं, लेकिन आप कई बच्चे इसको छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी बोलते हैं। फिर री, ए, आई, ओ, औ, ये संख्या में हो गए 11। इसके बाद आपके आते हैं 33 व्यंजन, क से लेके ह तक, जिसमें पहला होता है वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के अंदर: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। कवर्ग किसको कहते हैं? जो क की लाइन होती है उसको कवर्ग कहते हैं, यानी कि क वर्ग के अंदर पांचों जो व्यंजन होते हैं इनको हम क्वर्ग बोलते हैं। और च की लाइन में जो वर्ण होते हैं उनको हम च्वर्ग बोलते हैं। ट की लाइन के जितने भी वर्ण होते हैं उनको ट्वर्ग। फिर त की लाइन के जो होते हैं
त्वर्ग और प में जितने भी होते हैं वो पवर्ग। तो व्यंजन कितने हो गए आप, ये स्पर्श व्यंजन हो गए आपके 25, पांचों वर्ग के 5-5 यानी कि 25 आ जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ य लव, और फिर आते हैं उष्म व्यंजन श स स और ह, 33 हो जाते हैं यहाँ तक आपके। संयुक्त व्यंजन में 4 जो व्यंजन हमने लिए हैं वो किन किन वर्णों के योग से होते हैं। अक्षर जो होता है, जो क्षत्रिय बोलते, क्षत्रिय के लिए लिखते हैं हम, उसमें क यानी कि आधा होता है जिसके नीचे हलंत होता है, श षटकोण और फिर अ। श षटकोण को आप पीछे का बिना अ के बिना हलंत के भी पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आगे क आधा ही होता है इसमें और श पूरा होता है। फिर त्रय में त और र प्लस अ, त आधा और र पूरा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अज्ञा ज्ञानी में अज्ञा बोलते हम, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ग गमला लिखते हैं लेकिन ग नहीं होता इसमें, जय होता है, जय जग वाला, इ और अ, ज और इ। श्रेय में श शलगम वाला, र और अ यानी कि श आधा और र पूरा। उसके बाद आपका आता है अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं, जो स्वर के बाद में 2 अंग और अह लिखे जाते हैं, वो दोनों अयोगवा होते हैं। अंग को आप, अंग की जो बिंदु होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, ये एक स्वतंत्र वर्ण होता है। इसके बाद आता है अह। अह को आप विसर्ग बोलते हैं और इसका ह की तरह से उच्चारण किया जाता है। ये वर्ण कौन से, अयोगवा वर्ण न तो पूरे स्वर हैं और न ही पूरे व्यंजन होते हैं, परंतु अन्य स्वर वर्णों की तरह ही इनकी भी मात्रा चिन्ह है, अतः इन्हें स्वरों के बाद लिखा जाता है। क्यों, या गिनती तो इनकी ना स्वर में होती है ना व्यंजन में होती है, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी मात्रा होती है, मात्रा किसकी होती है, स्वरों की ही होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती, इसलिए इनको स्वरों के साथ लिखा जाता है। इसके बाद आपके आते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण। द्विगुण कितने होते हैं, आपने पीछे भी किया, अभी 2 होते हैं, अड़ जिसके नीचे बिंदु लगती है और ढ इसके नीचे बिंदु लगती है। इसमें अड़ का आप ध्यान रखोगे कि जो क वर्ग का पहला होता है, आप ऊपर देखेंगे इसके साइड में बिंदु होती है, और अड़ के जो द्विगुण में होता है उसके नीचे बिंदु होती है, आप इसका ध्यान रखोगे। जो नीचे बिंदु होती है वो द्विगुण होता है, जो साइड की बिंदु होती है वो क वर्ग का 5वां वर्ण होता है, जिसको हम अंगय बोलते हैं, अड़य नहीं बोलते। द्विगुण होता है वो अड़य होता है, अड़य जो सड़क में बोला जाता है ये अड़य बोला जाता है। ये वर्ण ढ और ढ ट वाली लाइन के जो दोनों होते हैं इन्हीं का विकसित रूप होते हैं, ढ और ढ के विकास से बने हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है, यानी कि कोई भी शब्द जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके शुरुआत में ये दोनों जिसके नीचे बिंदु होती है इन दोनों से नहीं होता है, कभी भी शुरुआत नहीं होती है। ये वर्ण शब्द के मध्य या अंत में आते हैं, या तो ये जो नीचे बिंदु लगती है अड़ और ढ या तो किसी शब्द के बीच में लगते हैं या बाद में लगते हैं। जैसे सड़क, सड़क में क्या होता है, अड़ नीचे बिंदु होती है, पकड़ ये भी बाद में होता है, सड़क में बीच में है, पकड़ में बाद में है। चढ़ना, चढ़ना बीच में है, पढ़ ये बाद में है। यानी कि जो द्विगुण जो भी होते हैं वर्ण वो कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होते। तो इस तरह आप देखोगे वर्ण हमारे स्वर हैं 11, व्यंजन है 33, संयुक्त व्यंजन है 4, अयोगवा 2 और द्विगुण 2। तो ये टोटल करोगे आप 52 हो गई हमारी वर्णमाला। वर्णमाला पूछी जाए तो कितनी होती है, 52, वर्णों की संख्या 52 वर्णों में। इसके बाद आपका आता है हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। ये पूरी वर्णमाला हमने की, अब इसके हम करेंगे 2 भाग। कौन कौन से, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर क्या होता है इसकी परिभाषा करेंगे हम। वे ध्वनियां, ध्वनियां या वर्ण, ध्वनि या वर्ण कुछ भी कह सकते हैं आप, जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह या नाक के द्वारा बाहर
निकलती है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में कोई रुकावट नहीं आती है, इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है बोलने में। तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वरों के भेद: उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वरों के भेद करेंगे हम उच्चारण में, उच्चारण यानी कि बोलने में। मात्रा के आधार पर भी बोल सकते हैं आप इसको, समय के आधार पर भी इसके भेद कर सकते हैं। नंबर 1, हर्षों स्वर। हर्षों, इसमें टोटल आपके कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं, हमने पीछे किए, जिसमें से 4 कौन सा? अ, ई, छोटा ऊ जिसको आप बोलते हैं री, यानी कि 11 में आप स्टार्टिंग से लोगे पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा और उसके बाद री। एक एक छोड़ के एक एक करते जाओगे। पहचान के लिए आप जिसको आप छोटे बोलते हो, अ, आ में से अ, दोनों ई में से छोटी ई, दोनों ऊ में से छोटा ऊ, और उसके बाद री, ये 4 होते हैं हर्षों स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि 11 स्वरों में से सबसे कम समय इन्हीं को बोलने में लगता है, इन चारों को। इन्हें मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर होते हैं ये, लघु यानी कि छोटा, हर्षों यानी कि छोटे। एक मात्रिक क्यों, कब बोला जाता है इनको? जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, छंद करेंगे, छंद के अंदर जो मात्रा की गिनती की जाती है उसके अंदर जो हर्षों स्वर होते हैं, अ, ई और री, इन चारों की मात्राओं को एक मात्रा गिना जाता है। बाकी जो 7 होते हैं उनकी मात्राओं को 2 गिना जाता है। ये 4 जो होते हैं इनकी मात्रा 1 गिनी जाती है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? टोटल थे हमारे 11, 11 में से 4 हमारे पास आ गए हर्षों, तो बाकी कितने बचे? 7। ये सातों के सातों क्या माने जाएंगे? दीर्घ। दीर्घ यानी कि बड़ा। अब इनकी मात्राओं को छंद के अंदर आप 2 गिनोगे। ये जितने भी वर्ण है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 वर्ण है जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों का उच्चारण हम हर्षों स्वरों से दुगने समय में कर सकते हैं या किया जाता है। इन स्वरों का उच्चारण हर्षों से दुगने समय में किया जाता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक यानी कि 2 मात्रा का। हर्षों में 1 मात्रा का समय लगा था, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त या संध्या स्वर भी कहते हैं। संयुक्त या संध्या स्वर भी इनको कहा जाता है, चारों को। दीर्घ में से ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त या संध्या स्वर भी कहते हैं। संयुक्त क्यों कहा जाता है? जब आप संधि करते हो तो भी उसमें संधि में आपको काम आएंगे कि प्लस, जहां संधि में 2 शब्दों के बीच में किन्हीं भी 2 जहां प्लस का निशान होता है तो 2 वर्णों को वहां पर जोड़ा जाता है। उन वर्णों को जोड़ने से अ और ई, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी, दोनों में से अ, आ और दोनों ई में से दोनों को जोड़ोगे तो ए बनता है। आई, अ के साथ में ए जोड़ोगे, आ के साथ में भी ए जोड़ोगे तो आई बनता है, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है, संयुक्त स्वर। इसी तरह ओ में, ए में ऊ का जुड़ना, छोटा है या बड़ा, दोनों के जोड़ने से आ में ऊ का जुड़ना क्या कहलाता है? औ बन जाता है, संधि में ओ बन जाता है, सॉरी। औ किस में बनता है? अ प्लस ओ या आ प्लस औ, इनको जोड़ने से औ बन जाता है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त क्यों? कि 2-2 स्वरों से बने हैं, इसलिए इनको चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। आप नोट करके रखोगे। इसके बाद आपको आता है प्लुत स्वर। इन वर्णों के उच्चारण में हर्षों स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इन तीनों की डेफिनेशन आप याद रखोगे, हर्षों स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षों स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में हर्षों से दुगना लगता है और प्लुत में हर्षों से 3 गुना लगता है। यानी कि हर्षों से ही गुना करना है उसको, पहले में सबसे कम और दीर्घ में हर्षों से दुगना और प्लुत में हर्षों से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनका त्रिमात्रिक यानी कि 3 मात्राओं
का समय लगता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने, गाने और रोने में होता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। या जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम लंबी आवाज देते हैं, हम बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ओ के बाद में हम उस साउंड को लंबा करते हैं, ओम, तो ओ की आवाज कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। सुनो, राम, अगर हम बोलते हैं राम, हे राम, ए लड़के, किसी को आवाज दे रहे हैं, तो इसके अंदर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर किसी वर्ण की गिनती नहीं की जाती है। इसके बाद आता है री स्वर। री में र आधा और ई छोटी, र आधा और ई छोटी या रे पे छोटी की मात्रा का संयुक्त रूप होता है। नंबर 2 है जाति के आधार पर स्वरों के भेद। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। जाति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सजातीय या सवर्ण। जिन वर्णों की जाति एक समान होती है, ये वर्ण एक ही उच्चारण, प्रयत्न या ढंग से उच्चरित किए जाते हैं। एक ही जाति कैसे होती है? जैसे अ और आ दोनों एक जैसे हैं। छोटा बड़ा जिसको आप बोल देते हो, ई दोनों, उ दोनों, ए दोनों, आई, ए आई और ओ औ ये दोनों, यानी कि जिसको हम छोटा बड़ा बोलते हैं वो दोनों आ जाते हैं, तो उनको हम सजातीय या स्वर्ण कहते हैं। इसी तरह विजातीय और अवर्ण होते हैं। इन वर्णों की जाति अलग अलग होती है, यानी कि इनको हम छोटे बड़े वाले में से नहीं लेंगे, दोनों अलग अलग होते हैं, तो इन्हें 2 उच्चारण ढंग से उच्चरित होते हैं। ये दोनों होते हैं वर्ण जो होते हैं, दोनों अलग अलग ढंग से उच्चरित होते हैं। जैसे अ के साथ में ई हो, आ के साथ में ऊ हो। ऊपर वाले में क्या था? अ के साथ में आ था, ई के साथ में ई थी, यानी कि दोनों सेम थे, सेम जाति के थे, जिसको हम छोटा बड़ा भी बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आ के साथ औ, अ के साथ ई या कुछ और वर्ण भी हो सकते हैं, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। नंबर 3 है जिह्वा के आधार पर, अर्थात जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जिह्वा यानी कि जीभ। अब जीभ से जो हम बोलते हैं, तो जीभ का कौन सा भाग उसमें काम कर रहा है? आगे का भाग, मध्य का भाग या पिछला भाग? तो सबसे पहले अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा की नोक से किया जाता है, यानी कि जीभ का अगला हिस्सा, यानी कि उसकी नोक का प्रयोग जिन वर्णों के उच्चारण में किया जाता है, स्वरों के उच्चारण में किया जाता है, इसमें कौन कौन सी होती हैं? ई और ए आई। ई आप बोल के देखोगे, आगे की जीभ का जो नोक होती है वही इसमें प्रयोग होती है। आप बोलोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का बीच का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठता है, जैसे अ। आप बोल के देखो, अ में जो जीभ है हमारी, वो बीच का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। किसको? अ को। अ को हम केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च यानी कि पिछला या बाद का हिस्सा जो होता है हमारा जीभ का। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का बाद का हिस्सा थोड़ा उठता है, यानी कि सबसे पीछे का हिस्सा थोड़ा उठता है, जैसे उ, आ, ओ, औ और ओ भी बोल सकते हैं इसको हम, और आ भी बोल देते हैं। ये आगत है, आगत स्वर यानी कि दूसरी भाषाओं से आया गया। आ का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिखने के में किया जाता है, इसे आगत स्वर भी कहते हैं। आगत स्वर कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से होते हैं, जिसका हम जैसे डॉक्टर लिखते हैं, कई उसको डॉक्टर भी बोलते हैं, कोई उसको डॉक्टर भी बोलते हैं। इसकी आवाज आ और ओ दोनों में होती है। इसके बाद है आपका नंबर 4 मुखाकृति या मुख प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। मुखाकृति यानी कि मुख की आकृति कैसी होती है, बोलने पर आपके मुंह की आकृति कैसी होती है, यानी कि मुंह खुलता है या बंद होता है। तो इसके 4 भेद हैं। नंबर 1 विवृत। इस स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। विवृत में यानी कि मुंह पूरा खुलता है। और कौन सा वर्ण होता है, कौन सा स्वर होता है? आ बोलोगे तो आपका मुंह जो पूरा खुलता है। उसके बाद आता है नंबर 2 अर्ध विवर्त। अर्ध यानी कि आधा, विवर्त यानी कि खुलना। इन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे अ, आई और औ। आप बोल के देखोगे इनको, अ, आई और औ, इनके बोलने में
आ जितना मुंह नहीं खुलता है बल्कि उनसे आधा खुलता है। नंबर 3 है संवृत। जैसे विवृत का मतलब था खुलना, वैसे ही संवृत का मतलब है बंद होना। इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। तो कौन से स्वर हैं इसमें? ई और उ। क्या होता है इसमें संवर्त का मतलब? मुख का बंद होना, लगभग बंद होना। पूरा बंद होएगा तो बोलेंगे कैसे? लगभग बंद होना। तो कौन से स्वर हैं? ई और उ। नंबर 4 है अर्ध संवर्त। अर्ध यानी कि आधा, संवर्त यानी कि बंद होना। इसके उच्चारण में मुख आधा बंद होता है, यानी कि संवृत से थोड़ा ज्यादा। हाँ जी, इसमें है ए और ओ। अर्ध संवर्त में ए और ओ आते हैं स्वर। इसके बाद है नंबर 5 ओष्ठा। ओष्ठाकृति। ओष्ठ यानी कि होठ। होठों की आकृति कैसे हो जाती है? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 2 होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। पहला है वृत्तामुखी। वृत्ता यानी कि गोल, वृत्ताकार। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ और ओ। ये आप गोलाई वाले वर्ण भी होते हैं, आप ध्यान रखोगे। 3 की तरह शेप होती है इनकी सबकी आगे। 3 जिसको आप बोलते हो उ, ओ, 3 की तरह से सबकी शेप होती है। इसको बोलने से वृत्ताकार होठ हो जाते हैं आपके। दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार। होठ गोल न होकर फैल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें स्वर? अ, आ, ई, ए और आई। बोलोगे तो आपको बोलने से आपको होठों का शेप का पता चलेगा, दोनों में अंतर क्या है। नंबर 6 है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं स्वरों के। नंबर 1 निर्नुनासिक या मौखिक स्वर भी जिनको बोल सकते हो आप, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ और छोटी ई आदि। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, सिर्फ मुंह से निकलती है, वो निर्नुनासिक होते हैं। दूसरा है अनुनासिक या सानुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। इसमें क्या होता है? जिसके ऊपर बिंदु, चांद बिंदु होते हैं, वो अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे जिनके ऊपर चांद बिंदु होता है, जिन स्वरों के ऊपर, तो वो अनुनासिक और सानुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है घोषताओं के आधार पर स्वर। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में श्वास, श्वास यानी कि सांस का कंपन। जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी सांसों में जो कंपन होती है, स्वर तंत्रियों में जो कंपन होती है, उसको हम घोषतव कहते हैं। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सघोष यानी कि उनमें घोष होता है, उनमें कंपन होता है। सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं, ये आप नोट करोगे, याद रखोगे। घोष और अघोष और सघोष में इनको आपको बताना होगा कि सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष ध्वनियां होती हैं। आज की इस वीडियो में हमने स्वर कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम करेंगे व्यंजन को कंप्लीट। और तब तक आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।